रैखिक असमीकाएं का एक्सरसाइज 6.1 का अंतिम सफर में हम लोग हैं। कल 20 तक सवाल बता दिए थे और आज हम सवाल नंबर 21 से आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लीनियर इन इक्वेशन। सुनिएगा, लीनियर इन इक्वेशन क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। सुनो, लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है। अगर हम हिंदी में कहें तो इसका हिंदी नाम चलता क्या है, रैखिक असमीकाएं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रैखिक असमीकाएं, ठीक है ना। रैखिक असमीकाएं, सुनिए, रैखिक असमीकाएं, सुनिए। लीनियर इन इक्वेशन या इनइक्वालिटीज भी कहा जाता है, इसमें आपको टेंशन लेना नहीं है। इसका अगर हिंदी में अगर हम कहें तो इसे बाबू हम रैखिक असमीकाएं के नाम से जानते हैं। रैखिक असमीकाएं के नाम से जानते हैं, रैखिक असमीकाएं, ठीक। यहां पे इस चैप्टर में हमने आपको 6.1 का सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 20 तक एक एक सवाल को हमने सॉल्व किया। चाहे वह पूर्णांक संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड सवाल हो, चाहे इन वास्तविक संख्या से रिलेटेड हो, याद दिलवा दीजिए, ठीक है। वास्तविक संख्या से रिलेटेड हो या उसके बाद संख्या रेखा पर रिलेटेड हो या इन्फिनिटिव से रिलेटेड हो, ये तमाम पहलुओं पर हमने 6.1 के सवाल को सॉल्व किया है। यहां पर हमने कल बात किया था कि x बराबर अनंत के दो अर्थ होते हैं कि सर x का मान जहां तक आप सोचते हैं उससे भी अधिक, और एक बताए थे x कोई निश्चित मान नहीं होता है। और ये भी कल यहां से हमने बताया था कि अनंत को हमेशा हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, बंद अंतराल में नहीं लिखते। ये बातें हमने बताया था। ये 2-3 बातें और बताया था हल करने के लिए कि यदि दोनों तरफ कोई धनात्मक संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। यदि दोनों तरफ कोई धनात्मक संख्या से गुणा या डिवाइड भी करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ऋणात्मक संख्या से अगर हम गुणा और डिवाइड कर दे तो निश्चित तौर पर जो चिन्ह होगा वो बदल जाता है। इतना बातें तो हो गया था और 20 तक सवाल भी बता दिए थे। अब आगे की कड़ी में अगर हम सवाल नंबर 21 में बात करें तो आपके समक्ष अगर किताब होगा तो किताब देख लीजिए, और नहीं तो सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए क्या कर रहा है। सुनिए पहले सवाल, देखिए सवाल को बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए और तब हल करने का मजा आता है। सवाल को पहले आप समझिए कि सवाल आखिर कहना क्या चाहता है, हल करना क्या चाहता है। सुनो, देखो कह रहा है कि रवि नाम का एक लड़का है, रवि ने पहले दो यूनिट टेस्ट में यानी उसका रवि का 2 परीक्षा हुआ है जिसमें 2 यूनिट टेस्ट में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। लिखेंगे क्या कि सर रवि द्वारा प्रथम यूनिट में प्राप्त अंक पहले यूनिट में कितने नंबर मिला उसको, 70, ठीक। फिर कह रहा है कि दूसरे यूनिट में, देखिए कह रहा है रवि ने पहले 2 यूनिट टेस्ट में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि सर दूसरे यूनिट में प्राप्त अंक कितना है, 75। सवाल पर इतना लिख दिए। तीसरे टेस्ट में उसे कम से कम कितना अंक प्राप्त हो, तीसरे यूनिट में उसे कम से कम कितना अंक प्राप्त हो, तो हम लिखेंगे क्या कि सर माना तीसरे यूनिट में प्राप्त अंक इक्वल टू x मान लेते हैं। कोई दिक्कत? कह रहा है कि तीसरे टेस्ट में उसे कम से कम कितना अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसका औसत अंक 60 अंक से हो जाए। कम से कम उसे कितना नंबर मिले कि उसका औसत अंक क्या हो, कम से कम 60 अंक हो, कम से कम 60। तो हम कह सकते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिए, प्रश्नानुसार देखो क्या कि सर औसत जो चाहिए ना, औसत ठीक ना, औसत कम से कम 60 अंक हो। ध्यान दो, औसत जो चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम से कम, देखो यहां पे बात समझना, अधिक से अधिक
और कम से कम में डिफरेंस होता है। इसकी कीमत कम से कम 20 रुपया है। मतलब क्या? कम से कम 20 रुपया है, यानी 20 से कम नहीं जाएगा, 30 चला जाए, 40 चला जाए, अधिक से अधिक 100 रुपया है। अब 100 से अधिक नहीं जाएगा, 100 से कम ही जाएगा। उसी तरह से इसका औसत कर है कम से कम 60 अंक। तो कम से कम 60 अंक का मतलब क्या बाबू बताइए? कम से कम का मतलब क्या होता है कि 60 से कम नहीं, 60 से कम नहीं, यानी 60 से अधिक होना चाहिए। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? यानी कम औसत कम से कम 60 अंक हो, तो कम से कम यानी 60 से कम नहीं, तो औसत जो चाहिए 60 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर आपको दुविधा लग रहा है तो हम थोड़ा सा एक बात आपको समझा दें। सुनिए, अगर सवाल में कम से कम कहे ना तो ग्रेटर देन इक्वल, और अधिक से अधिक कहे, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक तो लेस देन, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे औसत हो गया। अब समझिए औसत का फॉर्मूला होता है, औसत का फॉर्मूला होता है ना बाबू, क्या होता है औसत इक्वल टू? बताइए कौन बता सकता है? औसत इक्वल टू बताइए। हाँ बोलो। आए कुल दूरी बटा समय, चाल दूरी कहां से आ गया जी? देखिए कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग, और बाई में क्या हो जाता है? कुल संख्या, कुल संख्या। ध्यान दीजिए। अब समझो कि सर प्रथम यूनिट में प्राप्त अंक औसत 70 आया, उसके बाद कितना आया है? 75, उसके बाद कितना आया है? x, और टोटल में कुल संख्या कै गो है? 3 गो, ग्रेटर देन इक्वल। कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक, 3 ले जाकर मल्टीप्लाई करें, 70 75 जोड़ दे तो 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल 180, यानी x ग्रेटर देन इक्वल 180 माइनस 145, x ग्रेटर देन इक्वल कितना हो जाएगा? 40 35, यानी तीसरी परीक्षा में उसे यदि 35 नंबर या 35 से अधिक नंबर प्राप्त होता है तो उसका जो औसत होगा वो 60 या 60 से अधिक हो जाएगा। आया समझ में? आया समझ में ना? चलिए अगला सवाल लेते हैं। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, सुनिए सुनिए क्या कह रहा है। सुनो पहले बात अच्छे से, कि सर किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए प्राप्त करने के लिए, ग्रेड ए प्राप्त करने के लिए किसी छात्र को 5 परीक्षा प्रत्येक 100 अंक में औसतन 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त होना चाहिए। यानी अगर आपको ग्रेड ए प्राप्त करना है, ग्रेड ए प्राप्त करना है, ठीक है ना, ग्रेड ए प्राप्त करना है, ग्रेड ए प्राप्त करना है तो आपको 90 अंक या इससे अधिक होना चाहिए। कोई दिक्कत? 90 अंक या इससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, ग्रेड ए प्राप्त करने के लिए औसतन 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। यदि सुनीता के पहले 4 परीक्षाओं में अंक दिया गया है, ठीक है ना, सुनीता द्वारा, सुनो बात, सुनीता द्वारा प्राप्त 4 परीक्षाओं का अंक, 4 परीक्षा का अंक कितना है बाबू बता दो? अंक बोलिए। 87, उसके बाद 92, उसके बाद 94, उसके बाद 95। तो पाठ्यक्रम में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए सुनीता को 5वीं परीक्षा में न्यूनतम अंक ज्ञात करें, कितना प्राप्त करना होगा। तो हम मान लेते हैं क्या कि सर माना, ठीक ना, माना, ठीक ना, सुनीता द्वारा 5वीं परीक्षा में प्राप्त अंक क्या मान लेते हैं बाबू? प्राप्त अंक इक्वल टू x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्राप्त अंक x तो मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्राप्त अंक x हो गया। कह रहा है कि न्यूनतम अंक प्राप्त 5वीं परीक्षा में कितने न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे? ग्रेड ए पाना है, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार ग्रेड ए पाने के लिए क्या करना होगा बताइए? ग्रेड ए पाने के लिए
90 या अधिक अंक चाहिए था, न्यूनतम देखिए कहीं ना कहीं न्यूनतम अंक दे दिया है। अब ग्रेड ए पाने के लिए यानी औसत जो चाहिए, औसत क्या होना चाहिए, औसत 90 या अधिक होना चाहिए। औसत का फॉर्मूला कुल संख्या का योग क्या लिखेंगे, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और 5वीं परीक्षा में x पाई में कुल संख्या यानी 5 ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। इनका सम कर दीजिए, देखिए 5 4 9 10 11 11 7 11 7 18 के 8 हाथ में लगा 1 9 9 18 9 30 27 9 चौके 28 हो जाएगा जी, ठीक है 27 आप प्लस में x ग्रेटर देन इक्वल 90, सही जो है ना, मिला लीजिएगा 9 18 9 30 27 ठीक तो है 28 अच्छा 3 ठीक है, जोड़ लीजिएगा सही है ना। x ग्रेटर देन इक्वल 90 माइनस 378 जोड़ लीजिए ना, 5 4 9 10 11 11 और 7 18 के 8 में लगा 1 9 18 9 30 27 27 28 29 30 31 27 36 होगा। हाँ सुनिए कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना। चलिए तो इधर क्या हो जाएगा, अब बताइए x ग्रेटर देन इक्वल 9 5 45 हो जाएगा, ये सॉरी 5 उधर जाके गुना में हो जाएगा 450, यानी क्या लिख सकते हैं बोलिए 450 घटाइए 10 में से 8 जाएगा, ये 14 हो जाएगा 6 4 4 8, यानी 5वीं परीक्षा में उसे यदि 82 अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त करेगा तो वो क्या हो जाएगी, तो 90 ग्रेड ए मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको पहले आप लिखिए, देखिए क्या कह रहे थे 23 नंबर सवाल ना, पहले सवाल समझते हैं क्या है, ठीक है ना। अच्छा 23 नहीं है, ठीक है 24 से देख लीजिए। कह रहे क्रमागत सम संख्या, सम धनात्मक संख्या, सुनिएगा सवाल पहले समझिए। क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांकों के सभी युग्म ज्ञात की जो दोनों 5 से बड़े हो तथा उनका योग 23 से कम। बहुत अच्छा सवाल है। देखो अगर यहां पे अगर हम सवाल देखें बाबू, तो क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब समझता है क्या, लगातार, क्या बाबू लगातार, ठीक है। सुनो कैसे हल करें। क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक लेना है तो हम लेते हैं, माना सम संख्या, माना धनात्मक सम संख्या, सम संख्या इक्वल टू धनात्मक संख्या को मान लेते हैं x, ठीक। कह रहे कि क्रमागत चाहिए, यानी क्रमागत, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या क्या हो जाए बताओ। एगो अगर हम सम संख्या x माने हैं तो क्रमागत सम संख्या का मतलब क्या होता है, क्रम से दुगो, तो अगला क्या आएगा, क्या आएगा x प्लस 2 निश्चित। कैसे सर, तो अगर मान लीजिए आपके पास दो सम संख्या है तो अगला सम संख्या लेने के लिए 2 जोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए 8 है, अगला सम संख्या लेना है 2 जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए 10 है, 2 जोड़ दीजिए 12। यानी जब कभी अगर आपको 2 सम संख्या चाहिए क्रमागत, तो अगर पहले को अगर आप x मानते हैं तो निश्चित तौर पर अगला अगर आपको प्राप्त करना है तो उसमें 2 जोड़ दीजिए। तो क्रमागत सम संख्या क्या हो गया, x प्लस 2। अब आगे सवाल समझिए, जो दोनों 5 से बड़े हो, दोनों 5 से बड़े हो, यानी प्रश्न से, प्रश्न से दोनों 5 से बड़े हो, इसका मतलब समझ रहे हैं, दोनों 5 से बड़े हो, दोनों क्या हो 5 से बड़े हो। अब बताइए x को अगर हम 5 से बड़ा दिखा दें तो क्या x प्लस 2 5 से बड़ा नहीं हो जाएगा। दोनों 5 से बड़े हो तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है ये छोटा है, और हम छोटे को ही कह दें कि 5 से बड़ा है, तो बताइए बड़ा वाला 5 से बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम छोटे वाले को ही कह दें ग्रेटर देन 5। क्यों सर, दोनों 5 से बड़े हो तो छोटा वाला 5 से बड़ा हो गया तो बड़ा वाला भी बड़ा हो गया, तथा उनका योगफल 23 से कम हो। अब उनका योगफल यानी x प्लस 2 और उनका योगफल 23 से कम होना चाहिए, 23 से कम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। कह रहा था कि सम संख्या लेना है
एक्स लिए तो दूसरा हो गया एक्स प्लस 2। दोनों 5 से बड़े हो, यानी दोनों 5 से बड़े हो तो एक्स को हम 5 से बड़ा दिखा दिए तो दूसरा अपने आप बड़ा हो गया। और तथा उनका योग, किनका योग, इन दोनों का योग 23 से कम हो तो इन दोनों का योग हम दिखा दिए एक्स प्लस 2 लेस देन 23। बोलो समझ में आया कि नहीं? आ गया? अब समझ, अब इसको सॉल्व करते हैं बाबू, सुनो। x प्लस 2 लेस देन 23, कोई दिक्कत? यानी x और x जोड़ देंगे तो 2x और लेस देन 23 प्लस 2 उधर जाके, यानी 2x लेस देन 23 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? यानी लिखना होगा तो x 19 कौन बोल दिया? सुनिए 2x, ठीक है ना, लेस देन 21। सुनिए x लेस देन 21 बाई 2, यानी x लेस देन कितना हो जाएगा? 10 पॉइंट, सुनिए x लेस देन 10.5। अब ध्यान देना, x का मान 5 से अधिक बट 10.5 से कम लेना है सम संख्या में। तो हम क्या लेंगे कि सर x का मान 5 से अधिक कौन कौन होगा? 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 कैसे? सम संख्या ही तो लेना है ना। तो 5 से अधिक और 10.5 से कम कौन कौन सम संख्या है? 6, 8, 10। सवाल कह रहा था युग्म ज्ञात करना है, युग्म। तो युग्म का मतलब कि x और एक क्या लिए थे? x प्लस 2, ये नहीं युग्म बनेगा। अगर x के जगह पे हम 6 लेते हैं तो एक युग्म बन गया 8, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे 23 से कम होगा। दोनों संख्या 5 से अधिक है बट इनका सम 23 से कम है। और समझो, अगर 8 लेते हैं, 8 2 10, इन दोनों संख्या 5 से अधिक है बट इनका सम जो है 23 से कम है। और बताइए 8 10 और फिर 12, ये दोनों संख्या 5 से अधिक है लेकिन इनको जोड़ेंगे ना तो निश्चित तौर पे 23 से कम होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? स्पष्ट समझ में आ गया ना? चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 25 क्या कह रहा है। सुनो, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है एक त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, हल करते हैं। सुनो क्या, एक त्रिभुज कह रहा है कि एक त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, ठीक है ना, एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, ठीक ना, एक त्रिभुज का, सुनिए, एक त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जैसे मान लेते हैं इस तरह का त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। चलिए एक त्रिभुज ले लेते हैं। सुनिए, एक त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा सबसे छोटी भुजा की तिगुनी है, तो सबसे छोटी भुजा को हम x ले लेते हैं। तो सबसे लंबी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, यानी ये 3x। कह रहा है कि कोई त्रिभुज है जिसमें त्रिभुज में 3 को भुजा होता है। कह रहा है कि सबसे लंबी भुजा जो है ना वो सबसे छोटी भुजा की तिगुनी है, तो हम सबसे छोटी भुजा को x ले लिए तो ये कितना हो जाएगा? 3x। चलो इतना तक हो। और तीसरी भुजा, यानी इसके बारे में कह रहा है, और तीसरी भुजा सबसे लंबी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तो सबसे लंबी भुजा 3x से 2 सेंटीमीटर कम है। आगे पढ़ते हैं। 2 सेंटीमीटर छोटी है। यदि त्रिभुज का परिमाप कम से कम 61 सेंटीमीटर है, कम से कम त्रिभुज का परिमाप मतलब समझते हैं ना, इस पे अगर हम चले तो यही परिमाप होता है। तो त्रिभुज का परिमाप कम से कम 61 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। सुनिए, अब जो सवाल है इसको कैसे आप बनाइएगा पता है? माना छोटी भुजा इक्वल टू x, बड़ी भुजा इक्वल टू 3x, और तीसरी भुजा क्या हो जाएगा? तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। इतना तक तो समझ में आ रहा है? परिमाप कह रहा है ना कि कम से कम 61 है, तो क्या लिखेंगे कि प्रश्न से परिमाप जो है ना बाबू, परिमाप 61 से, तो परिमाप के लिए हमने क्या बताया था बताओ? कम से कम के लिए अभी बताएं, बताओ क्या बताए हैं? 61 से कम, सुनो था, कम से कम 61 होना चाहिए परिमाप। तो परिमाप जो है ना वो कह रहा है क्या
कि कम से कम 61, लेस देन इक्वल। तुम कहेगा सर ग्रेटर देन इक्वल लेस देन, देखो मान लो कि इसकी लंबाई अगर 10 है और इसको हम 2 भाग में काट दे या 3 भाग में काट दे तो 10 से अधिक लंबाई निकल सकता है क्या? निकल सकता है 10 से अधिक लंबाई? कभी नहीं। तो यहां पर लेस देन का प्रयोग होगा। फिर से समझिए, इसकी लंबाई 10 मीटर है, इसको 5 भाग में काटना है, तो इसकी पांचों भाग को अगर काट दे तो 10 से अधिक लंबाई हो जाएगा इसका? कभी नहीं होगा। 10 से कम ही होगा, 10 से अधिक नहीं होगा। तो परिमाप जो है 61 सेंटीमीटर, तो 61 से कम ही परिमाप होगा, क्योंकि 3 भुजा का बात है तो 61 से कम ही होना चाहिए। ठीक है, परिमाप का फॉर्मूला तो पता रहता है ना, तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग। तो परिमाप में क्या क्या आएगा बताओ? x प्लस 3x प्लस 3x माइनस, यही होता है ना परिमाप। अब यहां से लेस देन इक्वल 61, 3 3 6 1 7x माइनस 2 लेस देन 61, यानी 7x लेस देन 61 प्लस 2, यानी 7x लेस देन 63। 7 9 x लेस देन इक्वल 9। x क्या माने थे? सबसे छोटी भुजा। पूछा सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? 9 या 9 से कम। आंसर यही हो जाएगा, 9 या 9 से कम। आए समझ में? बोलिए समझ में आ गया कि नहीं? ठीक। अगला सवाल, अंतिम सवाल है, सुनिएगा बात अच्छे से। देखो 6.1 समाप्त के साथ आपका नया वाला किताब से समाप्त हो जाए, लेकिन 6.2 भी आपको पढ़ा देंगे। इसका ग्राफ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। और सोमवार को 6.2 चालू करेंगे, ठीक है ना। देखिए कल क्लास बंद रहेगा, ठीक है, कल संडे है। सुनो, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे एक बोर्ड के टुकड़े को 3 लंबाइयों में काटना चाहता है। अभी पागल है ना, क्या मतलब है काटने का? तोड़ देता। देखो अब सवाल है कि ये 91 सेंटीमीटर एक लंबा बोर्ड है, सुनो 91 सेंटीमीटर लंबा बोर्ड है, 91 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर लंबा बोर्ड है। क्या कट रहा है? क्या है? पोर्शन कट रहा है? चलिए ठीक है, चलिए देखिए, पर एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे एक बोर्ड के टुकड़े से 3 लंबाइयां काटना चाहता है, 3 गो लंबाई काटना चाहता है, 1 गो 2 गो और 3 गो लंबाई काटना। ठीक, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से दूसरी लंबाई, देखो तो सवाल क्या है, 3 लंबाइयां काटना चाहता है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, यानी इसको x मानते हैं छोटी लंबाई को, तो दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से दुगनी होनी चाहिए, यानी 2x होनी चाहिए, दुगनी होनी चाहिए। यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे से कम 5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, तो सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है? निकल जाएगा। सुनते, माना, इसको लिख लेना, माना छोटे टुकड़े की लंबाई, छोटे टुकड़े की लंबाई इक्वल टू x, बड़े टुकड़े की लंबाई, बड़े टुकड़े की लंबाई 2x, सबसे बड़ा ये है, और तीसरे टुकड़े की लंबाई कितना है? x प्लस 3। और इन तीनों को अगर काटा जा रहा है तो इसको ऐसे अब लिख सकते हैं प्रश्न से, क्या प्रश्न से, क्या सर? इन तीनों का योग, यानी तीनों टुकड़ों का योग क्या होगा? लेस देन इक्वल 91। अगर तीनों टुकड़ा काटे तो 91 से अधिक तो नहीं जाएगा, तो लेस देन इक्वल 91। तीनों टुकड़ा क्या क्या है बताओ? x प्लस 2x प्लस x प्लस 3 लेस देन इक्वल 91। जोड़िए, 2 और 2 4x लेस देन 91 माइनस 3, 4x लेस देन 88, x लेस देन 88 बाई 4, 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, x लेस देन, तो या तो 22 होना चाहिए, नहीं तो 22 से कम होना चाहिए। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तीसरी लंबाई जो मतलब पूछ रहा है कि क्या होगा, तो या तो 22 और नहीं तो 22 से कम होना चाहिए। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक एकदम क्लियर है? तो इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है 6.1 समाप्त होता है। 23 नंबर सवाल इस पे नहीं आ पाया तो आप स्वयं बनाइएगा, बन जाएगा।
सवाल आसान होगा इसीलिए नहीं आ पाया है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान में रखिए कि पढ़ाई जो भी आप पढ़े ना, अगर आप अभ्यास नहीं कीजिएगा तो आप उसको भूल जाइएगा। अगर हम अभी आपसे सेट थ्योरी पूछ दें, रिलेशन फंक्शन पूछ दें, ट्रिगो पूछ दें, मैथमेटिकल इंडक्शन पूछ दें, तो आप क्या होइएगा, नहीं बता पाइएगा, कि आप अभ्यास, इसलिए अभ्यास आप बहुत अधिक कीजिए। पढ़ाई भले कम हो, लेकिन पीछे का जो पढ़े हुए हैं उसको डेली एक बार देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, यहां तक हो गया, आप लिख लीजिएगा। 1 नंबर लिख लिए थे ना।